तो बच्चों, कल हम लोगों ने बात करी थी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, यानी द्विघात व्यंजक की, और हम लोगों ने यह देख लिया था कि जो द्विघात व्यंजक है वो एक मानक परवलय की समीकरण के साथ अपने आप की तुलनात्मक अध्ययन अगर हम उसका करें तो हम ये जान पाते हैं कि जो हमारा द्विघात व्यंजक है वह एक मानक परवलय की तरह होता है। यानी द्विघात व्यंजक का जो आलेख होता है वो एक परवलय है। ठीक है, इस परवलय की खासियत क्या है कि ये परवलय या तो ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर खुलता था, और इसका जो शीर्ष होता था उसके निर्देशांक हमेशा होते थे -b/2a और -d/4a। आज हम इसी पर बात करेंगे, और आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ग्राफ। ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, 11th क्लास में जितने भी ग्राफ आप पढ़ते हैं इन सबका इस्तेमाल 12th क्लास के अंदर बहुत होता है। दूसरा, हम जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, इन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्राफिकली अप्रोच जो होती है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट अप्रोच होती है, जिससे आपको फील आता है कि अच्छा, ग्राफ अगर ऐसा बन रहा है तो ये प्रश्न को हल करने के लिए हमें कौन सी युक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसकी ग्राफ की बात करें, और हम जो ग्राफ की बात कर रहे हैं वो वक्र y बराबर ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर की बात कर रहे हैं। ये तो इसकी कंडीशन होती ही है ना बेटा। अब सुनिए, हमने कल बात करी थी कि ये क्या है, ये परवलय निरूपित करेगा। अब परवलय निरूपित करेगा और शीर्ष -b/2a और -d/4 होंगे, तो आखिर ग्राफ बनेंगे कैसे? ठीक है, अब ध्यान से देखें। हमने कहा कि हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, और मैंने केस 1 लिया कि आपका a जो है वो धनात्मक है। अब बच्चों, कल हमने बात कर ली थी इस बारे में कि अगर a धनात्मक है तो जो परवलय होगा वो ऊपर की ओर खुलेगा। ठीक है, यानी ग्राफ जो बनेगा उसमें जो पैराबोला आएगा वो ऊपर की ओर खुलता हुआ आएगा। ठीक है बात। इसके अंदर जो पहली चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं d> 0 का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, यानी एक ऐसा द्विघात व्यंजक जिसका a धनात्मक है और d भी धनात्मक है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले परवलय बना लिया। ये मेरा परवलय बन गया। मैंने बोला था कि a धनात्मक है तो परवलय जो होगा वो कैसा होगा, ऊपर की ओर खुलेगा, तो हमने पहले परवलय बना लिया। आप समझते चलना बेटा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा इसके शीर्ष भी निर्देश फिक्स हैं -b/2a और माइनस का d/4a, ये इसके शीर्ष भी फिक्स हैं। ठीक है, अब ये जो x निर्देशांक है वो है -b/2a। मुझे b के बारे में कुछ पता नहीं है कि b धनात्मक है या ऋणात्मक है, पर मैं इस बात को सुनिश्चित कर सकता हूं कि a धनात्मक है। ठीक है, ऐसे ही मुझे d के बारे में पता है और a के बारे में भी पता है, तो जो y निर्देशांक है वो है -d/4a, यानी जो इस वक्र का इस केस में जो आपका y निर्देशांक आ रहा है वो निश्चित तौर पर ऋणात्मक आ रहा होगा। क्यों? d धनात्मक है आपका, a भी कैसा है, धनात्मक, तो d/4a धनात्मक होगा, लेकिन साथ में लग रहा है माइनस, तो -d/4a कैसा हो गया, ऋणात्मक। अब हम ये जानते हैं कि y, अगर अपन निर्देशांक अक्ष की बात करें, x अक्ष और y अक्ष, तो ऋणात्मक y निर्देशांक हमेशा x अक्ष के नीचे आता है। ऋणात्मक y निर्देशांक x अक्ष के नीचे की ओर स्थित होता है। इसका मतलब जो x अक्ष होगी वो कहां से जाएगी, इस बिंदु से ऊपर की ओर जाएगी, यानी यहां से जाएगी। ये हमारा x अक्ष है। अच्छा, हम क्या नहीं बना पा रहे हैं, हम y अक्ष नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं y अक्ष? क्योंकि मुझे b के बारे में कुछ पता नहीं है। यदि आपका b ऋणात्मक होगा, इस समीकरण में यदि b का मान ऋणात्मक होगा तो आप -b/2a को धनात्मक बोलेंगे, तो आपका जो वक्र होगा उस वक्र में ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु के इधर होगा आपका y अक्ष। और अगर -b/2a आपका कैसा हो गया, ऋणात्मक धनात्मक हो गया, तो यानी कि b की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो आपका y अक्ष किधर जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। पर हम अभी क्योंकि b के बारे में कोई निर्धारण नहीं कर रहे हैं, तो हमने बोला कि इतना जरूर पक्का है कि जो मेरा ग्राफ है वो जो बिंदु, जो x अक्ष होगा वो मेरे ग्राफ को दो बिंदुओं पे काट के जाएगा। ठीक है, ये दो बिंदु मैंने मान लिए, बिंदु a है
और बिंदु बी है। ठीक है, अब मेरे को यह बात भी समझ में आई क्या कि अगर इस द्विघात व्यंजक को मैं समीकरण के रूप में लिखूं तो मुझे y को क्या करना है, मुझे y को शून्य करना है। y शून्य कहां होता है, x अक्ष पर शून्य होता है। अब मुझे बताओ x अक्ष पर यह वक्र कितनी बार मिल रहा है, x अक्ष पर यह वक्र 2 बार मिल रहा है और 2 अलग अलग मानों के लिए मिल रहा है, एक a पर मिल रहा है और एक b पर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे जो 2 मूल आएंगे वो a और b ही होंगे, और वो दोनों कैसे होंगे, अलग अलग। तो हमने ये पढ़ा ही था कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो आपके द्विघात समीकरण के जो 2 मूल होते हैं वो वास्तविक भी होते हैं और भिन्न भिन्न भी होते हैं। अब मैं आपको फिर से एक बार समझाऊं कि क्या हुआ। मैंने पहले d ग्रेटर देन 0 पर आपको 2 बार काट के नहीं दिखाया। मैंने पहले क्या करा, मैंने परवलय का वक्र बनाया, मैंने परवलय के वक्र के बाद उसके शीर्ष के निर्देशांक लिखे, और जब शीर्ष के निर्देशांक लिखे तो इस निर्देशांक के y निर्देशांक की वजह से मैंने ये सुनिश्चित करा कि ये जो बिंदु होगा ये x अक्ष के नीचे होगा, यानी x अक्ष ऊपर से जाएगी, ऊपर से जाएगी तो वो वक्र को कितनी बार काटेगी, 2 बार काटेगी, और जहां पर वो मिलेगी यही वो 2 बिंदु हैं जो x के यही 2 मान हैं जो आपके समीकरण को शून्य करेंगे। बोलो यस और नो। इसका मतलब हम अगर d ग्रेटर देन 0 की बात करें तो अब हम ये क्लियर हो गए कि हमारे मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, आलेख भी दिखा रहा है। अब अगर इसका केस सेकंड लेते अपन, मान लो मैंने कहते हैं आपसे कि आप केस ले लो, आप d बराबर 0 वाला केस, क्या ले लो केस, d बराबर 0 का केस। अब d बराबर 0 का केस लेंगे, मैंने तो क्या कहा आपसे कि मैं तो वक्र बना लूंगा। मैं पहले x अक्ष बना ही नहीं रहा, मैंने तो वक्र बनाया, वक्र के निर्देशांक लिखे मैंने, तो ये निर्देशांक क्या आएंगे आपके, एक तो आएगा माइनस का b/2a और एक आएगा माइनस का d/4a। ठीक है, अब हम x के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात करते हैं, y के बारे में। अच्छा, d बराबर 0 रखने का मतलब आपका y निर्देशांक कैसा हो गया, आपका y निर्देशांक हो गया 0। y निर्देशांक कहां शून्य होता है, x अक्ष पर। इसका मतलब ये जो बिंदु होगा वो x अक्ष पर होगा, और अगर ये बिंदु x अक्ष पर है तो x अक्ष इस वक्र को यानी इस ग्राफ को टच करके जा रही है। ये आपका x अक्ष हो गया, मान लो x अक्ष इस वक्र को क्या करके जा रही है, टच करके जा रही है, यानी ये कितनी बार मिली, 1 बार मिली। पर क्योंकि द्विघात समीकरण है तो हम बोलेंगे मूल कितने हैं, 2, लेकिन x का मान कितना निकला, 1, तो हम बोलेंगे इसके मूल वास्तविक तो हैं और समान भी हैं, क्योंकि मूलों की संख्या तो निश्चित है कि 2 ही होगी। अब वो समान हो गए हैं, इसलिए x का एक ही मान हमें मिला, x का मान तो एक ही मिला, पर हम जब मूल के बारे में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इसके इक्वल रूट्स हैं, इक्वल मूल हैं, समान मूल हैं। ठीक है, अब तीसरा केस अपन इसी में ले तीसरा केस मैंने बोला क्या हो कि आपका d ऋणात्मक हो जाए। ठीक है, d ऋणात्मक हो जाएगा तो क्या करेंगे अपन वक्र में, मैं फिर से वही काम करूंगा, मैं पहले वक्र बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने पैराबोला बनाया, मैंने इसके शीर्ष के निर्देशांक लिखे कि वो है माइनस b/2a और माइनस का d/4a, मैंने ये लिख लिया। ठीक है, y निर्देशांक के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब d कैसा है, ऋणात्मक। d ऋणात्मक और माइनस साइन पहले से बैठा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और a तो अपन ने केस लिया ही है कि वो क्या है, धनात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब माइनस d/4a जो होगा, यानी ये जो निर्देशांक होगा ये धनात्मक होगा। धनात्मक होने का मतलब ये जो बिंदु है ये x अक्ष के ऊपर होगा। कौन सा बिंदु, ये शीर्ष यानी वर्टेक्स। ये वर्टेक्स कैसे होगा, अबव द x एक्सिस होगा, x एक्सिस के ऊपर चल रहा होगा। इसका मतलब x एक्सिस इससे नीचे जाएगी, नीचे से जाएगी तो आप बोलोगे कि साहब वो यहां से चली गई, ये आपका x अक्ष आ गया। क्या इस ग्राफ ने इसको कभी टच करा, नहीं करा। क्या इसने कट करा, नहीं करा। क्या इसका मान कभी शून्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यदि d ऋणात्मक है तो वैसा द्विघात समीकरण के मूल तो 2 हैं, दोनों मूल काल्पनिक आ रहे हैं, मूल तो 2 हैं, मगर x का कोई भी ऐसा मान नहीं हो सकता है वास्तविक, x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी जो इस द्विघात समीकरण को क्या करा पाए, शून्य करा पाए। अच्छा, इस ग्राफ को देखने के बाद हम 3 ग्राफ को देख रहे हैं, और इन तीनों ग्राफों को देखते वक्त मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर यहां पर मैं बात करूं किसकी, y की, x की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं किसकी, y की। तो y का मान
ए से बी के बीच में यदि आप x का कोई भी मान ले लेते हैं, ए से बी के मध्य यदि आप x का कोई भी मान लेते हैं, तो आपका जो वक्र होगा वो x अक्ष के नीचे चला जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा आपका। ये वाला जो एरिया है ये y के कौन से मान देगा, ये y की ऋणात्मक मान देगा। ठीक है, फिर x के दो ऐसे बिंदु a और b हैं जिन पर आपका y का मान क्या आएगा, शून्य भी आएगा। ठीक है, और यदि आप b से लेके अनंत चले जाएं या माइनस अनंत से लेकर के और a तक आ जाएं और x का कोई भी मान यहां डालेंगे, तो आपका जो वक्र है यानी y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो ग्राफ है वो x अक्ष के ऊपर है। इसका मतलब वो मान क्या देगा, धनात्मक। तो मैं ये साफ तौर पे कह सकता हूं कि यदि आपको द्विघात व्यंजक दिया गया y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और आपने क्या कहा कि उसका d कैसा है, धनात्मक है, तो यह निश्चित हो गया है कि यह जो द्विघात व्यंजक है यह x के सभी मानों में धनात्मक मान भी देगा, y के ऋणात्मक मान भी देगा y के, और y को दो अलग अलग मानों के लिए शून्य भी कर देगा। यानी इसका जो आउटपुट होगा वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और 2 पॉइंट पर शून्य भी होगा। ठीक है, अगर अपन आ जाते हैं यहां पर d बराबर 0 पर, d बराबर 0 पर ग्राफ क्या कर रहा है, सिर्फ x अक्ष को एक बिंदु पर स्पर्श करके निकल जा रहा है। ठीक है, क्या हमारे ग्राफ का कोई भी पॉइंट, कोई भी पोर्शन x अक्ष के नीचे आया, नहीं आया। तो हम क्या बोलते हैं, यदि आपको द्विघात व्यंजक y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे रखा है और उसका d क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है, उसका d कैसा आ जाता है, शून्य आ जाता है, तो वह जो वक्र है वो क्या करेगा, सिर्फ x के एक मान के लिए अपने आप को शून्य करेगा और बाकी सभी मानों के लिए y का मान सदैव धनात्मक आएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यदि कोई द्विघात व्यंजक जिसका a धनात्मक हो और d शून्य हो, x के सभी वास्तविक मानों के लिए अऋणात्मक होता है, अऋणात्मक मान ही देता है आपको। किसके लिए, x के सभी वास्तविक मानों के लिए उस द्विघात व्यंजक का y का मान या द्विघात व्यंजक का मान या तो शून्य होता है या धनात्मक होता है, यानी अऋणात्मक मानों को देगा। अब आ जाए यहां पर, यह पॉइंट हमने परिमेय असमीकाओं में भी पढ़ा था। मैंने आपको परिमेय असमीकाओं में बताया था कि यदि d ऋणात्मक और a धनात्मक है, यदि किसी द्विघात का d ऋणात्मक व a धनात्मक है, तो वह x के सभी वास्तविक मानों के लिए धनात्मक मान आउटपुट में देता है। अब आप देखें, क्या ये वक्र कभी x अक्ष को स्पर्श भी कर रहा है, नहीं, न x अक्ष को कभी काट रहा है। और ये जो इस ग्राफ की स्थिति है वो ये क्लियरली बता रही है कि ये पूरा आलेख जो है, ग्राफ जो है वो x अक्ष के ऊपर है। हम ये जानते हैं x अक्ष के ऊपर y के निर्देशांक सदैव कैसे होते हैं, धनात्मक। मैं फिर बता दूं आपको, मैं बार बार बात करता हूं किसकी, x अक्ष की और y अक्ष की। तो अगर आपका ग्राफ इस पोर्शन में कहीं भी पड़ा हुआ है तो आपका जो आउटपुट होगा वो हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी द्विघात व्यंजक का d ऋणात्मक है और a धनात्मक है, तो वह x के सभी वास्तविक मानों के लिए आपको जो आउटपुट देगा वो हमेशा धनात्मक देगा। वो कभी ना शून्य होगा ना कभी ऋणात्मक मान देगा, सारे धनात्मक मान दे सकता है जहां से ये शुरू कर रहा है। ठीक है, एक और बात समझें इसमें, यदि हम ये बात करें परिसर के बारे में, यानी रेंज के बारे में, यानी x के मान तो मैं अपनी मर्जी से डाल रहा हूं, y के मान कहां से कहां तक आएंगे, तो आप क्लियरली तीनों ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि सर यदि a धनात्मक हो गया तो आपकी ये 3 ग्राफ बन रहे हैं। यदि a धनात्मक हो गया तो आप बोलोगे सर सबसे लोअर वैल्यू आएगी वो ये शीर्ष ही होगा, ग्राफ का सबसे लोअर पॉइंट शीर्ष होगा। और शीर्ष से लेकर कहां तक जा रहा है ग्राफ, बढ़ता जा रहा है, कहां तक, अनंत तक जा रहा है। तो मैं साफ देख करके बता सकता हूं इस ग्राफ को कि यदि a धनात्मक हो गया तो मेरे द्विघात व्यंजक का जो परिसर आएगा, जो रेंज आएगी या जो आउटपुट आएगा वो कहां से कहां तक होगा, रेंज। कब, जब a कैसा है आपका, धनात्मक। इस केस में तो आपका रेंज जो आएगा वो हमेशा कहां से कहां तक आएगा, -d/4 से, ये y का सबसे न्यूनतम मान है, से लेकर कहां तक, अनंत तक आएगा। तीनों ग्राफ को देख करके मुझे आराम से समझ में आ रहा है कि इसका जो परिसर है वो कहां से कहां तक है, -d/4 से लेकर और अनंत तक है। ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर जो भी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं उसको अभी मैं एक उसमें पॉइंट्स में लिखवाऊंगा और आपको समझ में आएगा, लेकिन पहले ये ग्राफ समझ में आना चाहिए कि हम ग्राफ कैसे बना रहे हैं। ठीक है,
अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 3 केस के अलावा भी और 3 केस बन सकते हैं, कैसे? अभी अपन ने केस 1 क्या लिया, सिर्फ ए धनात्मक का लिया। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि ए ऋणात्मक ले लेते हैं, केस वही लेंगे, पर अपन अब की बार क्या कर रहे हैं, हम ए को ऋणात्मक ले रहे हैं। हमने कहा केस कि ए ऋणात्मक है। अब जैसे ही मैंने आपसे बोला कि ए ऋणात्मक है, तो आपके मन में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यदि ए ऋणात्मक हो गया तो जो हमारा परवलय बनने वाला है वो नीचे की ओर खुलेगा, उसका शीर्ष ऊपर जाएगा, वर्टेक्स ऊपर आएगा और वो नीचे की तरफ खुलता हुआ चला जाएगा। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि जो आपने अगर पहला केस इसमें निकाला d ग्रेटर देन 0 का, ठीक है, d ग्रेटर देन 0 का केस कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले वक्र ही बनाऊंगा। मैंने परवलय बना लिया जो कैसा है, नीचे की ओर खुलता हुआ, क्योंकि ए ऋणात्मक था। अब इसका शीर्ष क्या होगा बेटा? इसका शीर्ष होगा माइनस का b/2 है, शीर्ष में कोई चेंज नहीं होता, माइनस d/4a होता है। ए, बी और डी के मानों की वजह से शीर्ष के निर्देशांक बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन वो होते क्या हैं? वो माइनस b/2a और माइनस d/4a होते हैं। हमें ए, बी और डी का मान उसमें रखना है और आपके हर वक्र के लिए शीर्ष नए आते रहेंगे, लेकिन रखना इसी में ही है। तो मैंने ये ले लिया। अब बात करेंगे y निर्देशांक पर। आपका d कैसा है? धनात्मक, तो माइनस डी कैसा हो गया? ऋणात्मक। और a भी कैसा है इस केस में? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक बटे ऋणात्मक अगर अपन करेंगे तो वो हो जाएगा धनात्मक। अच्छा, y का निर्देशांक धनात्मक आया, इसका मतलब ये जो बिंदु है या ये जो शीर्ष बिंदु है, ये शीर्ष बिंदु यानी वर्टेक्स कहां है? x अक्ष के ऊपर है। ये x अक्ष के कैसा है? ऊपर। अगर x अक्ष के ऊपर है तो x अक्ष नीचे से जाएगा, तो ये बताओ वक्र को कितनी बिंदु पर काट के गया? 2 बिंदु पर काट के गया, a और b पर। और ये a और बिंदु ही x के वह मान है जिस पर आपका द्विघात व्यंजक शून्य बना रहा है, यानी उसके मूल निकल के आ रहे हैं। ठीक है, केस अपन 2 ले लें अपना इसी में। केस 2 मैंने बोल दिया कि आप d बराबर 0 ले लो। d बराबर 0 पर मैं वक्र कैसे बनाऊंगा? मैं तो a ऐसे ही बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मेरा तो a ऋणात्मक है, इसके शीर्ष लिखूंगा तो मेरा बनेगा माइनस b/2a और माइनस का d/4a बन गया। अब मेरा d शून्य हो गया, यानी मेरा y का निर्देशांक शून्य है। अब y का निर्देशांक शून्य है, इसका मतलब x अक्ष जो होगी इस बिंदु पर स्पर्श करके निकल जाएगी ऐसे। ठीक है, ये x अक्ष है मेरा, ये वाला भी मेरा x अक्ष है। तो अब बिंदु ने कहां टच करा? सिर्फ एक पॉइंट पे टच करा और बाकी पूरा ग्राफ कहां आ गया? नीचे आ गया। ठीक है, अगर अपन इसी में तीसरा केस बनाया अपना, तो देखो क्या आएगा। मैंने बोला कि अब केस ले लो आप, d ऋणात्मक है। ठीक है, तो मैंने कहा कि केस कौन सा चल रहा है? केस तो a ऋणात्मक का चल रहा है, तो मेरा परवलय तो निश्चित तौर पर ऐसे ही आने वाला है। इसका शीर्ष लिखेंगे अपन, तो इसका शीर्ष आएगा माइनस b/2a और माइनस का d/4a आएगा। ठीक है, अब ये माइनस d/4a और माइनस, मेरा खेल सारा कौन कर रहा है? मेरा खेल तो माइनस d/4a से चल रहा है। अब आपका d ऋणात्मक और माइनस d धनात्मक और a कैसा? ऋणात्मक, तो ये बन गया आपका ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब y का निर्देशांक ऋणात्मक। y का निर्देशांक ऋणात्मक मतलब मन में क्या ख्याल आया? y के निर्देशांक ऋणात्मक से मन में क्या ख्याल आया कि जो हमारा x अक्ष है वो इस बिंदु से ऊपर की ओर से जा रहा होगा, यानी मेरा x अक्ष यहां से निकल जाएगा। ये वक्र ना तो आपके कभी x अक्ष को स्पर्श करेगा और ना ही कभी कट करेगा, तो ना इसके पास कोई भी वास्तविक मूल होगा। तो ये 6 ग्राफ हमारे पास है। अच्छा, यहां पर अपन बात कर लें, अगर d धनात्मक है, अभी भी वही केस है जो पहले पढ़े थे अपन ने 3। अगर d धनात्मक है तो आपका वक्र x अक्ष को क्रॉस करके धनात्मक y अक्ष की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कुछ मानों के लिए उसका आउटपुट पॉजिटिव भी आएगा, 2 मानों के लिए उसका आउटपुट शून्य भी आएगा और x के बहुत सारे मानों के लिए उसका आउटपुट नेगेटिव भी आएगा। यानी ऐसा द्विघात व्यंजक जिसका d ग्रेटर देन 0 है, चाहे a पॉजिटिव हो चाहे a नेगेटिव हो, हम बोल सकते हैं कि वो तीनों मान देती है, तीनों तरह के मान। वो y का धनात्मक मान भी देती है, y का ऋणात्मक मान भी देती है और y का शून्य भी देती है। ठीक है, यहां पर देखें कि आपका वक्र क्या कर रहा है? x अक्ष को एक बिंदु माइनस b/2a पर टच कर रहा है और बाकी जगह पर वो नीचे चला गया। तो इस केस में जो इसका रेंज आएगा, जो इसका आउटपुट आएगा, वो आउटपुट क्या होगा? वो आउटपुट होगा ऋणात्मक या शून्य, यानी हम बोल सकते हैं अधनात्मक मान। ठीक है ना,
इस केस में x के सभी मानों के लिए उसका आउटपुट कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि मेरा आलेख न तो x अक्ष को स्पर्श कर पा रहा है और ना x अक्ष के ऊपर जा पा रहा है, तो y के सारे मान कैसे आएंगे, ऋणात्मक आएंगे। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यदि किसी द्विघात व्यंजक का a ऋणात्मक हो और d भी ऋणात्मक हो तो x के सभी वास्तविक मानों के लिए उस आलेख का जो आउटपुट होगा वो सदैव नेगेटिव होगा। यहां तक बात क्लियर। अब अगर मैं बोलूं इसकी रेंज क्या होगी, अगर इस केस में जब हम बात कर रहे हैं, जब इसका आपने क्या ले लिया है, a नेगेटिव ले लिया है, तो इसका रेंज क्या होगा। रेंज देखोगे तो ऊपर तो ग्राफ जा ही नहीं रहा, ऐसा थोड़ी अनंत तक जा रहा है। कहां से आ रहा है ग्राफ, माइनस अनंत से आ रहा है, बॉटम से आ रहा है, ठीक है। तो रेंज कहां से शुरू हो रही होगी, माइनस अनंत से शुरू हो रही होगी, और कहां तक जाएगी, जहां उसका शीर्ष है। शीर्ष का निर्देशांक कितना है y का, माइनस का d/4a है, ठीक है। तो अगर आपको कभी आलेख के बारे में बात किया जाए तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि कुछ बातों को हमको स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में चलाना है। क्या स्टेप बाय स्टेप चलाना है, सबसे पहली बात जो हमें चलानी है वो क्या, कि यदि द्विघात दे रखा है तो उसका जो आलेख बनेगा, उसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला इन नेचर होगा, ठीक है, परवलय ही होगा। अब ये परवलय दो तरह के हैं, कैसे, या तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा या तो ये नीचे की तरफ खुलेगा, दो ही बातें हो गई। अब अगर ये ऊपर की तरफ खुलेगा तो ये कब खुलेगा, जब उसका जो लीडिंग कॉफिशिएंट है a, एक्स स्क्वायर क्या है, उसका लीडिंग कॉफिशिएंट है, वो कैसा होना चाहिए, धनात्मक। तो परवलय ऊपर की ओर से खुलता हुआ आएगा और नीचे उसका शीर्ष आ जाएगा। यदि आपका a ऋणात्मक आ गया तो आपका परवलय नीचे की ओर खुलेगा और ऊपर उसका शीर्ष आएगा, माउंटेन बन जाएगा, ठीक है। ये बातें हमारी क्लियर हो गई, ये तो हमें आलेख की बात समझ में आई। अब हमसे बोला जाएगा d>0 पर क्या होगा, तो d>0 पर वो जो आलेख है वो क्योंकि दो मूल देता है और दोनों ही वास्तविक भी देता है और दोनों ही भिन्न भिन्न देता है, यानी x के ऐसे दो मान होंगे जहां पर ये y के मान को शून्य करेगा। y का मान शून्य कहां होता है, x अक्ष पर होता है। इसका मतलब इस ग्राफ को दो बिंदु पर x अक्ष को काटना पड़ेगा, ठीक है। अगर d=0 होता है तो x का एक ही मान आता है, मूल दो हैं पर x का मान एक ही आएगा। अगर एक मूल 4 आया तो दूसरा मूल भी 4 ही आएगा। हम बोलेंगे तो मूल कितने हैं उसके, दो है, 4 और 4, पर x के कितने मान आए, कितने डिफरेंट मान आए, एक ही आया। तो वो ग्राफ क्या करेगा, आपके x अक्ष को सिर्फ स्पर्श करेगा और चला जाएगा। अगर a धनात्मक है तो ऊपर चला जाएगा, a ऋणात्मक है तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। और यदि d ऋणात्मक आ गया केस में तो आपका ग्राफ या तो x अक्ष के ऊपर बनेगा, कब, जब a पॉजिटिव है, और नीचे बनेगा कब, जब a नेगेटिव है। अब a अगर पॉजिटिव है तो रेंज क्लियर, कि अगर आपका ग्राफ a पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की ओर खुलेगा ऐसे करके। अगर ऊपर की ओर खुल रहा है तो ऊपर कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। नीचे कहां है, उसका शीर्ष जहां तक है। तो शीर्ष का निर्देशांक क्या है, y निर्देशांक, वो है -d/4 है। तो रेंज आएगा -d/4 से लेकर अनंत तक। यदि आपका वक्र a ऋणात्मक वाला है तो परवलय डाउनवर्ड हो गया, तो इसका जो रेंज आएगा वो कहां से कहां तक, -∞ से यानी नीचे से, और शीर्ष तक यानी -d/4 तक। बोलो यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस आलेख के हिसाब से हम कुछ मुख्य बिंदुओं को याद करते हैं और समझते हैं। मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताता हूं जो आपने अभी ग्राफ में देखे हैं, मैं उन्हीं को रखूंगा और मैं इसको लिखता हूं PTR। PTR का मतलब है पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपको मुख्य बिंदु हैं जो याद रखने हैं, याद रखने योग्य बिंदु, तो अपन याद रखने योग्य बिंदु को PTR बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखें इसमें, यदि a धनात्मक तब द्विघात व्यंजक का आलेख, द्विघात व्यंजक का आलेख सदैव परवलय ऊपर की ओर खुलता हुआ, ऊपर की ओर खुलता हुआ होगा। ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, यदि a ऋणात्मक तब
द्विघात व्यंजक का आलेख, आलेख मतलब ग्राफ ही होता है ना, आलेख फिर से क्या बनेगा, सदैव परवलय नीचे की ओर होगा। यह पहला पॉइंट था जो हमने ग्राफ से सीखा कि यदि ए धनात्मक है ऊपर की ओर और ए ऋणात्मक हुआ तो परवलय नीचे की ओर हुआ। मैं हर वो पॉइंट जो मैंने अभी तक बोला है वो मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि आप अपने नोट्स जब बनाएं तो आपको कोई दिक्कत ना आए, और ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि वो पीटीआर है। थर्ड पॉइंट अगर अपन बात करें, अगर थर्ड पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट मेरा क्या आएगा, द्विघात व्यंजक के शीर्ष का निर्देशांक सदैव -b/2a -d/4a होता है। यह बात हमें ध्यान रखनी है। चाहे वक्र आपका परवलय अगर आ गया, द्विघात व्यंजक आ गया, चाहे उसका ए धनात्मक हो चाहे वो ए ऋणात्मक हो, आपका जो व्यंजक है वो सदैव कैसा रहेगा, परवलय रहेगा। ठीक है, द्विघात व्यंजक का शीर्ष कैसा रहेगा, इसका ये कैसा रहेगा, परवलय रहेगा, और उसके शीर्ष के निर्देशांक सदैव -b/2a और -d/4a ही आएंगे। ये बात क्लियर करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यदि द्विघात व्यंजक का d > 0 है, द्विघात व्यंजक का d कैसा है, >0 है, तब x बिलोंग्स टू r के लिए, x के सभी वास्तविक मानों के लिए, इसको अपन बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी x जो है वास्तविक संख्याओं को का एक अवयव है। ठीक है, x जो अपने मान ले रहा है वो वास्तविक संख्याओं से ले रहा है। तो यदि द्विघात व्यंजक का d > 0 है तब x बिलोंग्स टू r के सभी मानों पर व्यंजक पॉजिटिव, नेगेटिव और दो मान x के मानों पर शून्य भी शून्य देगा। सही बात। अगर d > 0 है तो चाहे ग्राफ आपका ऊपर से नीचे की ओर आए चाहे नीचे से ऊपर की ओर आए, आपका ग्राफ एक्स अक्ष को काट के ही जाएगा। तो कुछ हिस्सा ग्राफ का एक्स अक्ष के ऊपर होगा, कुछ हिस्सा एक्स अक्ष के नीचे होगा, और दो बिंदुओं पर आपका एक्स अक्ष छू के जाएगा, वो दोनों आपके मूल होंगे। तो यदि द्विघात व्यंजक का d > 0 है तब x बिलोंग्स टू r के सभी मानों पर व्यंजक धनात्मक, ऋणात्मक और दो x के मानों पर शून्य देगा। ठीक है, इस पर कोई केस नहीं बनाते हैं कि a पॉजिटिव होगा या a नेगेटिव होगा, ये दोनों केस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यदि a धनात्मक तथा d = 0 तब आलेख x अक्ष को -b/2a पर स्पर्श करेगा, x अक्ष को x बराबर -b/2a पर स्पर्श करेगा, -b/2a पर इसके क्या करेगा, x अक्ष को स्पर्श करेगा तथा बाकी मानों के लिए
वह y का धनात्मक मान देगा, धनात्मक मान देगा। तो आपका x बराबर माइनस बी बाई 2a पर स्पर्श करेगा तथा बाकी मानों के लिए वह y का मान धनात्मक देगा। अतः अपन क्या कह सकते हैं, व्यंजक का परिसर यानी रेंज, व्यंजक का रेंज 0 से अनंत आएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस बी बाई 2 पे स्पर्श कर गया तो वहां y का मान 0 हो गया, बाकी टाइम वो कैसा देगा, पॉजिटिव देगा, तो 0 भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा यदि a कैसा है, धनात्मक है। इसी का एक और केस है, अपन क्या बोल सकते हैं, यदि a ऋणात्मक व d बराबर 0, यदि a ऋणात्मक व d बराबर 0, तब आलेख का परिसर, आलेख का परिसर क्या होगा, सही बात, नीचे से उठ के आ रहा है और आलेख स्पर्श भी कर रहा है, तो हम बोलेंगे माइनस अनंत से 0 होगा, यानी अधनात्मक मान होगा। समझ में आ गई मेरी बात? ये पॉइंट अपन ने पहले भी अभी समझ लिया था। फिर अपन एक और बात करते हैं, क्या, तीसरा केस, यदि a धनात्मक व d ऋणात्मक। अब ये कौन सा ग्राफ बना, a धनात्मक मतलब परवलय ऊपर की ओर, d ऋणात्मक मतलब ना तो टच करेगा और ना कट करेगा, यानी पूरा का पूरा पोर्शन ऑफ द ग्राफ कहां होगा, x अक्ष के ऊपर होगा, अबव x एक्सिस होगा, तो वहां पर y कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे, यदि a धनात्मक व d ऋणात्मक, तब द्विघात व्यंजक x बिलोंग्स टू r के लिए सदैव धनात्मक मान देगा, ठीक है। और अगर अपन इसी पे लास्ट पॉइंट समझें तो क्या होगा, यदि a ऋणात्मक व d ऋणात्मक, तब द्विघात व्यंजक x बिलोंग्स टू r के लिए सदैव ऋणात्मक मान देगा, ठीक है। ये बात हम अभी तक ग्राफ से देख चुके हैं। तो ग्राफ के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उन सबको एक एक करके लिखाता जा रहा हूं। उन 2 पॉइंटों में हमने क्या सीखा कि आलेख किधर होगा, फिर हमने क्या बोला कि उसके निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, माइनस बी बाई 2 और माइनस डी बाई 4 होते हैं। फिर हमने क्या बोला, यदि डी धनात्मक है तो हमको ए धनात्मक या ए ऋणात्मक के बारे में नहीं सोचना है, हम सिर्फ ये बोलेंगे उस द्विघात व्यंजक का मान कुछ x के मानों के लिए धनात्मक भी आएगा, कुछ x के मानों के लिए ऋणात्मक भी आएगा, और निश्चित तौर पर 2 ऐसे x के मान आएंगे जहां हमारा y 0 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, द्विघात व्यंजक का a ग्रेटर देन 0 है और d इक्वल टू 0 है, तो आपका आलेख आकर के टच करेगा और ऊपर का ऊपर चला गया, तो आप बोलोगे कि उसका रेंज जो है वो कहां से कहां तक है, 0 से इनफाइनाइट का है, क्योंकि आपका जो ग्राफ जा रहा है वो कुछ ऐसे जाएगा, टच करेगा और निकल जाएगा। तो ये अगर आपका x अक्ष है तो ये y को मान हमेशा धनात्मक देगा, और सिर्फ इस बिंदु पर माइनस बी बाई 2 पर वो 0 दे देगा। ऐसे ही a ऋणात्मक वाला केस अगर अपन बोले तो ये ग्राफ हमने कौन सा सोच लिया, हमने सोचा कि ये ग्राफ ऐसे बनेगा और x अक्ष को यहां से टच करके जाएगी, तो अभी हमेशा ऋणात्मक दे रहा है, सिर्फ x के एक मान के लिए वो क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो माइनस अनंत से 0 हो गया। यदि a ग्रेटर देन 0 और d, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर ये ग्राफ है कुछ ऐसे बनने वाला है, ऐसे और ऐसे, यही मिला लेते हैं इसको, ऐसे और ऐसे, तो ये ग्राफ हमेशा x अक्ष के कैसे चला गया, ऊपर चला गया। तो हमने बोला कि x बिलोंग्स टू r के लिए सदैव धनात्मक, धनात्मक स्पेसिफिकली बोल रहा हूं मैं, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव है, 0 नहीं आ रहा है। बच्चे इसमें गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं बेटा,
और फिर हमने बोला कि ये वाला केस ऐसा बनेगा कि ग्राफ ऐसा चला गया, तो ये कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो जो आलेख को देख करके हमने अभी तक सीखा वो कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हम लिखते चल रहे हैं, ठीक है। और पॉइंट अगर अपन देखें, आप ये हमने जो भी पढ़ा है अभी तक, जितना भी हमने बात करी शुरू सुबह से आते हुए, जितनी भी बातें हम कर रहे हैं उन सबको हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं ताकि हमें समझ में आए, ठीक है, हम भूले ना। हमारी दिक्कत है कि हम भूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं फिर से बता दूं एक बार कि ग्राफ या तो ऐसे बनेगा, और ये केस क्या है, जब ए आपका पॉजिटिव था, शीर्ष के निर्देशांक आपके थे -b/2a और माइनस का d/4a था। यह आपका आलेख ऐसा बनेगा, -b/2a और माइनस का d/4a था। और ये आलेख बनेगा जब आपका a नेगेटिव हो, किसका, y बराबर ax² + bx + c का, ठीक है। अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना, क्योंकि ग्राफ से ही समझ में आने लगेगा। यदि द्विघात व्यंजक y बराबर ax², क्योंकि ये ग्राफ इसी का बना रहे हैं, ax² + bx + c, यदि द्विघात व्यंजक y = ax² + bx + c, मन में ये बात चल रही है, आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है। वैसे आप जानते हैं कि ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, कि यदि द्विघात व्यंजक y = ax² + bx + c, जहां a शून्य ना हो, ABC बिलोंग्स टू रियल R है, का a पॉजिटिव है, तब व्यंजक का परिसर, और परिसर को मैं क्या बोलता हूं, रेंज, व्यंजक का परिसर यानी कि रेंज, वो कहां से कहां तक होगा, y का मान होता है रेंज, और ये कहां से होगा, यहां से, यानी y का इस मान से लेकर और अनंत तक होगा। तो परिसर का रेंज जो होगा वो होगा -d/4a से लेकर अनंत तक होगा, और ये किसका मान है, y का। तो रेंज यानी y बिलोंग्स टू -d/4a से अनंत होगा। दिख भी रहा है ग्राफ में कि अगर मान लो आपका परवलय ऐसे बना, ऐसे मान लो ऐसे बन के आया, आपका परवलय ऐसे और ऐसे आया, तो उसका बॉटम आपको पता है, ठीक है। ऊपर वो कहां तक खुलेगा, अनंत तक जाएगा, इसलिए वो अनंत हो गया, लेकिन उसका बॉटम आपको पता है, और उस बॉटम का y निर्देशांक क्या है, -d/4a से लेकर अनंत है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, यदि द्विघात व्यंजक y बराबर ax² + bx + c, अब मैं खाली छोड़ दूंगा तो आप लिख ही लोगे a0 = 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, का a ऋणात्मक हुआ, तो हम किसको देख रहे हैं, आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, a ऋणात्मक है, तब परिसर क्या होगा, y बिलोंग्स टू, अब की बार नीचे से ग्राफ आ रहा है ऊपर की तरफ, तो माइनस अनंत से और -d/4a, यही इसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया। बोलो क्लियर यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट पर चले अपन, यदि a धनात्मक, तब y बराबर ax² + bx + c का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान y बराबर -d/4a होगा। आप बोलोगे सर ये बार बार क्यों बता रहे हो, तो अपन ने वहां बता ही दिया कि सबसे न्यूनतम मान कितना होगा, -d/4a होगा, जो कि x बराबर -b/2a पर आएगा। जो मिनिमम मान आ रहा है किस केस में,
a ग्रेटर देन 0 वाले केस में आपका जो y का सबसे न्यूनतम मान है वो -d/4 है और वो x के किस मान पर आ रहा है, -b/2a पर आ रहा है। तो x बराबर -b/2a को यदि आप समीकरण में डाल देंगे तो आपको जो व्यंजक का मान मिलेगा वह इस केस में a ग्रेटर देन 0 वाले केस में सबसे न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। इसको बोलते हैं हम लोकल मिनिमम वैल्यू और ये हमारा कहलाता है मिनिमा। ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात करते हैं तो ये निम्निष्ट है। ठीक है, ऐसे ही अगला पॉइंट अपन को अब समझ में आ गया। अपन क्या लिखने वाले हैं, अपन लिखने वाले हैं यदि a ऋणात्मक है तब y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर का। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, a ऋणात्मक में ऊपर की तरफ बनेगा तो ऊपर की तरफ अधिकतम मान आएगा, न्यूनतम मान तो माइनस अनंत है, मुझे पता नहीं माइनस अनंत पर कहां तक जाएगा, पर अधिकतम मान तो का अधिकतम मान y बराबर -d/4 ही है। मजेदार बात क्या है कि उसका अधिकतम मान भी क्या है, y बराबर -d/4 है, पर a ऋणात्मक है तब होगा जो कि x बराबर -b/2a पर आएगा। अपन कौन सा केस की बात कर रहे हैं, अपन इस केस की बात कर रहे हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, -d/4a आएगी। x की किस वैल्यू पर ये मिनिमम वैल्यू आएगी या मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो मैक्सिमम वैल्यू -b/2a पर है। तो ये समझ लो कि अगर आपको द्विघात से -d/4a निकालना है तो आपको x बराबर -b/2a रखना है। ये बात क्लियर हो गई, बोलो यहां तक? ठीक है, तो ये जो बिंदु हमने पढ़े अब इनको हम थोड़ा सा प्रश्नों में इस्तेमाल करते हैं और हम इस ग्राफ की मदद से जो प्रश्नों को हल कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उन पॉइंटों की मदद से। ठीक है, मान लीजिए अपन ने एक सवाल लिखा, मैंने एक क्वेश्चन बोला यदि y बराबर x स्क्वायर -3x + 2 तब परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करें। मैं छोटे छोटे सवाल ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे। परिसर ज्ञात करें। अब देखो बेटा क्या है, अब इस सवाल में देखें कि सबसे पहले हमको यह पता करना है कि a कैसा है। तो a साफ धनात्मक हुआ, a धनात्मक है, a का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब आपका जो आलेख होगा वो कैसा होगा, आलेख होगा वो परवलय बनेगा और परवलय भी कैसा बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। अब ये ऊपर की ओर तो बन गया तो इसके शीर्ष के निर्देशांक निकालते हैं। अब शीर्ष का x का निर्देशांक होता है आपका -b/2a, जो कि यहां पर अपन देखें तो -b का वैल्यू आपका -3 है और 2 × a का वैल्यू आपका 1 है। तो आपका निकल के कितना आया, आपका शीर्ष का निर्देशांक 3/2। तो जो x का निर्देशांक आ रहा है अपने वक्र का वो 3/2 आ रहा है। ठीक है, अब y का निर्देशांक क्या होता था, याद करो, y का निर्देशांक होता था -d/4 है। ये निश्चित था कि यही है, चाहे a पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अपन तो वैल्यू डाल के देख लेंगे, अपने आप काम करेगा वो। ठीक है, मैंने कहा -d/4 है तो आपने कहा -d कितना, b स्क्वायर यानी 9 -8 अपॉन 4a। तो -d/4a आपके पास कितना निकल के आ गया, -d/4a निकल के आ गया -1/4, यानी इसका y निर्देशांक कितना आ गया, -1/4 आ गया। अब मेरे को ये साफ तौर पे दिख रहा है कि जो मेरा ग्राफ है वो अपना y का जो सबसे न्यूनतम मान है वो यहीं पर उठाएगा। इसके बाद y के सारे मान कैसे जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, -1/4 से अनंत आएगा। हम ऐसे भी सोच सकते थे कि यदि a पॉजिटिव था तो रेंज मैं लिखवा चुका हूं कि वो होगी -d/4a से अनंत। अच्छा बोलो क्लियर, तो वो तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था और मैंने आपको शीर्ष के निर्देशांक निकालना भी सिखा दिया। ठीक है, अब यही सवाल अपन एक और तरीके से, एक और प्रश्न ले लेते हैं। यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया एक और, यहां पर y बराबर x स्क्वायर -6x + 9 का परिसर ज्ञात करें। अच्छा, मैं दोनों क्वेश्चनों में एक बात क्लियर करूं कि यहां भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर है
और यहां पर भी मैं दे रहा हूं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x के सभी वास्तविक मानों के लिए। ठीक है, तो अपन ने क्या कहा कि साहब ये तो कैसा है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है। तो देखो अगर वैसे देखा जाए आलेख से तो केस अपना a पॉजिटिव का था, आलेख मेरा ऐसे बनेगा, इसके जब शीर्ष के निर्देशांक निकालूंगा तो माइनस b/2 है, मुझे 3 दिख रहा है साफ तौर पर, और जब मैं वो निकालूंगा तो 36 माइनस 36 0, तो 0 यानी सब कुछ 0, तो 3,0। तो मैं ग्राफ को देख करके साफ बोल सकता हूं कि इसका जो ग्राफ का रेंज है वो कहां से कहां तक है, 0 से अनंत है। ये तो मैंने ग्राफ से देखा, a पॉजिटिव था तो मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूं कि जो इसका परिसर आएगा यानी y का जो मान आएगा वो माइनस d/4a से लेकर अनंत आएगा, और क्योंकि d आपका शून्य है तो आपका रेंज y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी आएगा। तो आपके पास रेंज के दो फॉर्मेट बन रहे हैं, एक तो आप ग्राफ बना लें और शीर्ष के निर्देशांक लिख लें तो आपको दिख जाएगा कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, या आप वो नियम जो अपन ने बनाया वो नियम लिख ले, बात एक ही है दोनों की। ठीक है, वो फटाफट कर ही रहा है। मान लीजिए अपन एक और प्रश्न ले लें, यहां पर मैंने आपसे क्वेश्चन बोला कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का परिसर ज्ञात करो। मैंने तीनों केस सॉल्व करे बेटा, परिसर ज्ञात करो। ठीक है, आपसे मैंने बोला कि परिसर ज्ञात करो और x बिलोंग्स टू r है अभी भी वास्तविक मानों के लिए। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि a पॉजिटिव दिख रहा है साहब, तो ग्राफ तो ऊपर ही बनेगा, मैं x अक्ष y अक्ष बना नहीं रहा, मुझे तो शीर्ष के निर्देशांक चाहिए। तो माइनस b/2a, माइनस b/2a का मतलब 1/2 दिख रहा है साफ तौर पर, माइनस b/2a 1/2। अब d निकालोगे तो इसका d आएगा 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 आएगा, तो आएगा माइनस ऑफ माइनस 3/4, यानी आपका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है 1/2 से लेकर 3/4। तो आपका रेंज कितना हो गया, फटाफट बोलो, 3/4 से लेकर और इंफिनिटी तक। अब आप खुद देखें, उसके अंदर उस द्विघात समीकरण के अंदर आपका ऋणात्मक मान भी आ रहा है, धनात्मक मान भी आ रहे हैं और शून्य भी आ रहा है। इसमें शून्य आ रहा है और धनात्मक मान आ रहे हैं, जबकि यहां देखें तो प्योरली पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, सिर्फ धनात्मक मान आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आलेख ही ऐसे बन रहे हैं। ठीक बात है, यदि इनको अपन उल्टा कर देते तो हमको सिर्फ a नेगेटिव वाले केस में करना होता, तब हमारी रेंज माइनस इंफिनिटी से माइनस d/4a आ जाती। तो आपको रेंज ऐसे निकालना है, लेकिन आपने एक बात यहां पर नोटिस करी होगी कि मैंने यहां पर हर जगह क्या लिखा, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r और x बिलोंग्स टू r लिखा। अब मैं आपको प्रश्न पूछूं कि मान लो कि x बिलोंग्स टू r नहीं है और मैं आपको एक अंतराल दे रहा हूं, x के कुछ गिने चुने मानों के बीच में ही आपको इसका परिसर निकालना है, तो आपको परिसर कैसे निकालना होगा? आपका ग्राफ रुकेगा क्योंकि आप प्रांत को क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। वैसे प्रांत द्विघात का क्या होता है, x बिलोंग्स टू r होता है। आपने बोला अगर x बिलोंग्स टू r पर निकालना है तब तो ये रेंज आपने बिल्कुल सही निकाल दी सर, लेकिन मान लो x बिलोंग्स टू r मैं नहीं दूं और मैं आपसे बोलूं x का मान a से लेके b तक ही है, उसके बीच में परिसर ज्ञात करो, तो फिर क्या करना है वो अपन प्रश्नों से फिर सीखते हैं। ठीक है, प्रश्न ही हमको सिखाएंगे कि वो कैसे करना है। तो मैं आप सवाल ले रहा हूं और मैं आपके लिए यही प्रश्न ले लेता हूं, मैं सिर्फ ये डाटा हटा देता हूं यहां से। ठीक है, मैंने आप प्रश्न लिखा कि यदि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, जहां x बिलोंग्स टू 0 से, और मैंने बोल दिया कि सपोज करो 4 है, x बिलोंग्स टू 0 से 4। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि क्या निकालना, इसका परिसर निकालना। y बराबर है तो जहां x बिलोंग्स टू 0 से 4, तब परिसर ज्ञात करें, तब परिसर ज्ञात करें। ठीक है, a पॉजिटिव देखा तो मन में वही ख्याल कि ग्राफ तो मेरा पॉजिटिव का मतलब ऊपर की ओर खुलेगा, इसके शीर्ष के निर्देशांक माइनस b/2a, माइनस b/2a का मतलब 3/2 और माइनस का d/4a यानी माइनस 1/4। ठीक है, अब हमने x के मान को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, कहां से कहां तक, 0 से 4 के बीच में। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखें कि जो आपके शीर्ष का निर्देशांक है 3/2, क्या वो इस x बिलोंग्स टू 0 से 4 के बीच में आ रहा है? आप बोलोगे कि सर 3/2 जो है वो 0 से 4 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ग्राफ जो बना होगा आपका, इसका अगर अपन एक्चुअल आलेख बनाएं तो इसमें तो क्योंकि मुझे x निर्देशांक और y निर्देशांक सब पता है तो मैं इसका ग्राफ बहुत आराम से बना लेता हूं। x का निर्देशांक कहां होगा, मान लो ये 0 है, ये आपका 1 है,
ये आपका 2 है और ये आपका 3/2 है, तो ये 3/2 पर होगा और ये -1/4 यहां ले लेते हैं कि ये -1/4 होगा। तो आपका जो आलेख जाएगा वो निश्चित तौर पर ऐसे कुछ जाएगा, द्विघात का आलेख, ये आपका द्विघात का आलेख है इसका। मैं सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूं, फिर अपन ये भी सोचेंगे कि अपन को करना क्या है हर बार। मैंने आपसे बोला कि मेरा x का जो मान है वो 0 पर ब्लॉक हो गया है और 0 से लेकर और मैं कहां तक जा रहा हूं, x के 4 तक के मान तक जा रहा हूं। तो आप देखेंगे इस ग्राफ में 4 पर कुछ मान आ रहा होगा, ऊपर 0 पर ये मान आ रहा होगा, लेकिन ग्राफ ने जो सबसे न्यूनतम मान दिया वो कहां पर दिया, वो न्यूनतम मान वो कहां दे रहा है, 3/2 पर दे रहा है। तो हमको क्या चेक करना है कि जो हमारा वर्टेक्स है वो इस 0 से 4 के बीच में आता है या नहीं आता है। अब दो ही केस होंगे, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आता है तो आप क्या करेंगे, आप ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आप x बराबर 3/2 डाल लें। जब आप x बराबर 3/2 इस व्यंजक में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो जरा। पहला केस 9/4 माइनस का 9/2 और प्लस का 2, 9/4 माइनस 9/2 का मतलब हो गया माइनस का 9/4 प्लस 2, जिसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल गया -1/4, ठीक है। तो x बराबर 3/2 पर आपका जो y का मान आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 1/4, ठीक है। फिर अपन ने क्या करा, जो दो मान और दिए गए हमें 0 और 4, तो हमने x बराबर 0 डाल लिया। x बराबर 0 डालो तो 0 0 2, तो y का मान आपके पास कितना आ गया, 2 आ रहा है। फिर आप क्या करो, x बराबर 4 डाल दो, 4 डालोगे तो 16 और 2 18, 18 माइनस 12 यानी y बराबर 6 आ रहा है, ठीक है। 4 × 4 16, 16 माइनस 12 यानी 4 और 4 + 2 6 आ रहा है। अब आप ये तीन मान देखो ध्यान से, x बराबर 3/2, y बराबर सॉरी आपको तीन मान कौन कौन से देखने हैं, एक तो ये मान देखना है आपको -1/4, एक आपको मान देखना है y बराबर 2 और एक मान देखना है y बराबर 6 देखना है। तो आप मुझे बताएं कि सबसे न्यूनतम मान क्या दिख रहा है आपको। आप बोलोगे सर y का सबसे न्यूनतम मान तो मुझे -1/4 ही दिख रहा है अभी भी, लेकिन y का अधिकतम मान एक 2 दे रहा है और एक 6 दे रहा है, तो यदि मैं y का मान 6 लिख दूंगा तो क्या इसके बीच में 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर यदि x का मान आप ब्लॉक कर देते हैं 0 से 4 के बीच में तो जो परिसर होगा वो -1/4 से 6 आएगा, ठीक है। तो अगर आपने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया तो भी आप ग्राफ से समझ सकते हैं आराम से कि रेंज कैसे लाना है, ठीक है। अपन एक और प्रश्न करें इस पर ताकि अपना क्लियर हो। मैं कहता हूं वक्र में अभी भी क्वेश्चन में क्या लेता हूं, y बराबर x² - 3x + 2 ही ले लेता हूं। x के मान को मैं ब्लॉक कर देता हूं अब की बार -3 से और 1 तक, और 1 पर ओपन भी ले लेता हूं, ठीक है। x का मान अभी मैंने क्या करा, -3 से 1 ले लिया, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे कि क्या -3 से 1 है, इसका शीर्ष कितना आएगा, ये जो परवलय बनेगा ये परवलय वापस से ऊपर वाला बनेगा, इसके शीर्ष के निर्देशांक जो होंगे वो 3/2 होंगे, माइनस का 1/4 होगा, ठीक है। 3/2 होंगे और माइनस का 1/4 होगा। x निर्देशांक के बारे में सोचे पहले, वो है 3/2। क्या 3/2 इसमें आता है, आप बोलोगे सर नहीं आता है। जब ये नहीं आता है इसका मतलब हम x का मान कभी 3/2 इस व्यंजक में डालेंगे भी नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने x को 1 तक ब्लॉक कर दिया है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले x का मान -3 डालेंगे हमारे व्यंजक में। अब -3 डालोगे तो कितना आएगा, 9 + 9 18 और 2 20, यानी y का मान कितना आ गया आपके पास, फटाफट से 20 आ गया। -3 डालोगे तो -3 का स्क्वायर 9, -3 × -3 9 + 9 18 और 2 20। और जब आप x बराबर 1 डालेंगे, जो कि आप ले नहीं सकते हैं पर आप 1 डाल रहे हैं, तो 1 डालेंगे तो कितना आएगा, 1 + 2 3 - 3 0, यानी y का वैल्यू 0। तो आपका जो रेंज आएगा उसमें सबसे छोटा मान कौन है, 0। x कैसा था, ओपन था 1 पर, तो 0 पर भी क्या लगा दो, ओपन लगा दो। -3 कैसा था, क्लोज था, तो 20 पर क्या लगा दो, क्लोज लगा दो। तो यानी यदि x का मान आपने -3 से 1 ले लिया तो आपको जो परिसर मिलेगा वो 0 से लेकर कहां तक मिलेगा, 20 तक मिलेगा।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो 3/2 था, जो शीर्ष का x निर्देशांक था, वो अब उस अंतराल में नहीं आया जिस अंतराल में हमें प्रश्न का प्रांत ज्ञात करना है। ठीक है, अगर ये मतलब 2 केस मैंने बताए, जब आपका वो x का बिंदु उसमें आ जाए, जैसे इसी सवाल को अपन एक और केस में ले लेते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन फिर से वही दिया, y बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 ले लिया, और अब की बार मैंने x का जो मान था वो आपसे कहा कि आप एक काम करो 1 से ले लो और 5 तक ले लो, या 1 से 5 तो इसमें आ ही जाएगा, अपन और ले लेते हैं। अपन ने कहा कि 0 से चलो और 3/2 तक ले लो, और मैंने देखो ध्यान से 0 और 3/2 दोनों पर ही क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, अब मैं परिसर निकालने के लिए तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ सोचूंगा, ग्राफ के बाद इसके शीर्ष के निर्देशांक फटाफट सोचूंगा, 3/2 और -1/4। क्या 3/2 यहां आता है? बिल्कुल बाउंड्री पर तो है, पर उसे लिया नहीं गया है। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, सबसे पहले x बराबर 0 डाल लो। आप x बराबर 0 डालोगे तो आपको y का मान मिलेगा 2। फिर आपको क्योंकि 3/2 दे रखा है तो आप 3/2 डाल लो, तो आपको y का मान दिख ही रहा है, कितना मिलेगा, -1/4 मिलेगा। आप 3/2 यहां डालेंगे तो आपको जो मान मिलेगा वो -1/4 मिलेगा, अपन ने वहां निकाला हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों जगह पर क्या है, ओपन ओपन लगा हुआ है, तो अपन को यह देखना है कि छोटा मान कौन, बड़ा मान कौन, और हम y का मान लिखेंगे -1/4 पर, क्योंकि यहां पर ओपन था यूनियन से लेकर और 0 तक। अगर यहां पर कौन सा आ रहा था, ये 2 आ रहा था, 1/4 से 2 आ रहा था। अब अगर x का वैल्यू मैं यहां 0 पर क्लोज कर देता तो यहां पर 2 पर क्लोज हो जाता, अगर मैं 3/2 पर क्लोज कर देता तो -1/4 पर क्लोज हो जाता। समझ गए मेरी बात? तो परिसर को आप जब चाहे जैसे चाहे ब्लॉक कर सकते हैं, x के मानों को रेस्ट्रिक्ट करते हुए। ठीक है, तो ये जो अपन ने पढ़ा, ये परिसर निकालने का एक तरीका हुआ, किसका, द्विघात व्यंजक का। ठीक है, तो जो परिसर हमने सीखा, अब उनको हम सवालों पर फिर से करके देखते हैं, और अब हम डायरेक्ट करेंगे दिमाग लगाते हुए कि रेंज क्या था और ब्लॉक है या नहीं है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एक साथ लिख के देता हूं। पहले मैंने क्वेश्चन लिखा कि y बराबर आपका है, सपोज करें -x² प्लस x -1, और यहां पर मैं कंडीशन भी दे रहा हूं x की, ताकि आपको क्लियर है x बिलोंग्स टू r के लिए है। दूसरा क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं y बराबर आप मान लो x² -2x -3, x बिलोंग्स टू अपन क्या कर रहे हैं, रियल नंबर के लिए ही चल रहे हैं। फिर मैंने बोला y बराबर मान लीजिए क्या है, x² प्लस x -2, लेकिन अब की बार मैं x को ब्लॉक कर रहा हूं 0 से लेकर और 4 ओपन तक। 0 पर क्लोज है और 4 पर ओपन है। फिर मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू, सपोज करें -x² -x -1, और मैंने x का वैल्यू आपसे बोला x बिलोंग्स टू क्या ले लेते हैं हम, -2 से लेकर और 0 तक, इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लिया मैंने y इज इक्वल्स टू x² प्लस 1, x की वैल्यू मैंने ले लिया आपसे -4 से लेकर और 0 ओपन तक। y बराबर मैंने कहा आपसे ले लो y बराबर x² प्लस 1 ही ले लेते हैं, और x बिलोंग्स टू अब की बार मैं ले लेता हूँ -4 से लेके -1, और वो भी क्लोज क्लोज। ठीक है, ये कुछ प्रश्न हमने लिखे हैं, और इन आपको क्या करना है, इन सब का परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैं ग्राफ से नहीं करने की जगह डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और आपको सामने सामने करके दिखाऊंगा कि इसको करते कैसे। ठीक है ना, अपन ने प्रोसीजर तो समझ ही लिया है कि कैसे होता है। अब हमें सिर्फ क्या करना है कि ये सवाल आ गए हैं, इनको हल करना है। ठीक है, परिसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि इसका a कैसा है, ऋणात्मक। a ऋणात्मक है तो इसका मतलब ग्राफ जो जाएगा वो नीचे की तरफ जाएगा। ये फटाफट आपके दिमाग में चलने वाली बात है जो मैं लिख कर रहा हूं यहाँ पर। a ऋणात्मक यानी ग्राफ आपका नीचे जाएगा। अब आपको इसका शीर्ष निकालना है, तो शीर्ष के निर्देशांक कैसे निकलेंगे बेटा, शीर्ष के निर्देशांक होंगे -b/2a। तो अब -b/2a यहां पर चेक कर लो कितना आएगा, -b कितना है आपका 1 है, /2 और इंटू -1 है, तो -1 तो कट जाएगा, तो आपका शीर्ष का जो निर्देशांक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/2। तो x कोऑर्डिनेट आपका 1/2 आ गया, और इसका d निकाल लो, d निकालोगे तो कितना आएगा
1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना -1 और सी भी कितना -1, तो 1 माइनस 4 यानी कितना हो गया -3। तो डी कितना आ रहा है आपका -3, तो रेंज क्या होती है -3/4। तो आप यहां लिखोगे -3, उसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अपन ने जो सबसे पहला काम है वो है -b/2a का, तो पहले -b/2a निकाल लो। -b/2a कैसे निकलेगा, b आप माइनस यहां लगा हुआ है, b आपका वैल्यू 1 हो गया और 2 इंटू a का वैल्यू आपका कितना है -1, तो आपका ये कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका 1/2। ये तो आपका क्या आ गया, शीर्ष का x निर्देशांक। अब y निर्देशांक निकालना है, तो y निर्देशांक होगा इसका माइनस का d/4 है, माइनस ऑफ, जब इसका d निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का मतलब -3, 1 माइनस 4 का मतलब -3, तो d का वैल्यू -3 अपॉन 4 इंटू a कितना -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया -3/4। ठीक है, और आपको अपना ग्राफ भी याद करना पड़ेगा कि ग्राफ कैसा है, a ऋणात्मक वाला केस है। कैसा केस है, a ऋणात्मक का केस है, तो आपका ग्राफ कैसा जाएगा, नीचे की तरफ, शीर्ष -b/2a -d/4a, ये सब आपका बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए बेटा ना। तो रेंज क्या होगा, रेंज आप लिखोगे माइनस अनंत से माइनस का d/4a, क्या आएगा, माइनस अनंत से -3/4। ठीक है, तो अपन ऐसा ना सोचे, इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं। वो क्या सोच सकते हैं हम डायरेक्ट ये समझ पा रहे हैं कि a उसका कैसा है, ऋणात्मक है, तो ये ग्राफिकल अप्रोच अगर हम हटा देते हैं और ग्राफिकल की जगह डायरेक्ट करें तो अपन क्या बोलेंगे, चूंकि a कैसा है, ऋणात्मक है, तो इसका परिसर निश्चित तौर पर माइनस अनंत से -d/4a होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं जो मैं करता हूं इन जनरल। ठीक है, इतना मुझे क्लियर। x बिलोंग्स टू r है, इसलिए लिखा है मैंने माइनस अनंत से -d/4a होगा। d निकाला, कितना आया 1 माइनस 4 यानी -3 आया, तो मेरा जो उत्तर बना वो क्या बना, माइनस अनंत से, माइनस यहीं रहने दो, d का वैल्यू कितना आया था अपना -3, तो -3 यहां रख दिया, डिवाइडेड बाय 4, और a का वैल्यू भी कितना है -1 है, ये आ गया साहब आपका। तो ये कितना आ गया आपका रेंज फटाफट, माइनस अनंत से और माइनस का 3/4। देख लो सारा ऋणात्मक मान आ रहा है, ये आपका पहले प्रश्न का आ गया परिसर। ठीक है, अब अपन दूसरे प्रश्न की बात करें। ऐसे ही दूसरे प्रश्न में क्या करना है, आपको ग्राफ देखते समझ में आ गया, a पॉजिटिव है, x बिलोंग्स टू क्या है, r है, तो रेंज जाएगा -d/4a से लेकर और अनंत। आपको किसका मान निकालना है, d का, तो फटाफट d का मान बताओ कैसे निकालेंगे। d आएगा माइनस, तो यहीं रहने दो, d का वैल्यू b² यानी 4 माइनस 4ac, तो 4 इंटू a1 इंटू c -3 बटे 4 इंटू 1 से लेके इनफाइनाइट। तो आपका आंसर कितना हो गया, यहां आ गया 4 3 जा 4 3 12, 12 और 4 16, 16/4 यानी 4, तो आपका आ गया -4 से लेकर और अनंत। बोलो यहां तक क्लियर। आपने डी निकाल लिया ना उसका, तो b² कितना आ रहा है 4 और प्लस 16, 16/4 यानी 4, तो -4 से लेकर और अनंत तक, क्योंकि डी का वैल्यू आपका 4 आ रहा था, 16 आ रहा था, 16/4 कर दिया तो वो 4 हुआ और माइनस लगाना था, इसलिए -4 से। ठीक है, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न अगर आप देखें तो फिर से कैसा है, a धनात्मक है, लेकिन अब की बार x कैसा हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो मैं क्या करता हूं, a धनात्मक की वजह से मेरे दिमाग में ये तो क्लियर है कि जो रेंज चलेगी वो -d/4a से अनंत चलेगी। ठीक है, -d/4a से क्या चलेगी, अनंत तो चलेगी पक्का। पर मैं ये देखूंगा कि जो इसका शीर्ष का निर्देशांक है वो इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने शीर्ष का निर्देशांक x बराबर -b/2a के बारे में बात करने की कोशिश करी। तो x बराबर -b/2a का मतलब क्या हुआ, -b कितना है अपने पास 1 और a 1 ये आ गया, तो x बराबर कितना आ रहा है आपके पास -1/2। क्या x बराबर -1/2 0 से 4 के बीच में आता है, क्या x बराबर -1/2 0 से 4 के बीच में आएगा, तो आप बोलोगे सर 0 से 4 के बीच में तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपन क्या करें,
आप अपना जो रेंज निकालना है वो -1/2 तो डालना ही नहीं है, तो 0 डाल दो। 0 डालोगे तो आपको कितना मिलेगा 0 पर, y का जो मान मिलेगा वो आपको 0 पर मिल जाएगा कितना, -2। अब 4 डाल दो तो 16, 16 और 4 20, 20 - 2, 4 डालेंगे इसमें तो कितना आएगा 16, 16 + 4 20, 20 - 2 18, ठीक है। तो ये आ गया 18, 18 पर ये क्या आ गया, ओपन, क्योंकि आपका 4 पे भी क्या है, ओपन है, ठीक है। रेंज निकल गई आराम से। ओके, इस वाले केस में देखें तो सबसे पहला काम वही कि हम सबसे पहले शीर्ष के निर्देशांक देखेंगे, यानी x बराबर -b/2a देखेंगे, ठीक है। अब -b/2a को देखना है तो सबसे पहले क्या करो, माइनस तो रहने दो, b का वैल्यू आपका कितना है, -1 है, और 2 आपका वैसा का वैसा है, और a का वैल्यू भी -1 है, तो आपने -1 लगा लिया, तो -1 से -1 कट गया और आपको मिल गया -1/2। x का मान -1/2 निश्चित तौर पर -2 से 0 के बीच में है या नहीं है, -2 से 0 के बीच में है। तो सबसे पहले क्या करो, x बराबर -2 डालो, -2 डालोगे तो कितना आएगा, y का मान आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 4 यानी -4, -4 और +2, -4 और +2 यानी -2, -2 -1 -3, तो y बिलोंग्स टू x बराबर उस पर y का वैल्यू आ रहा है -3, -2 आप यहां डाल रहे हैं, तो -2 जब आप डालेंगे तो क्या बनेगा बेटा, माइनस यहीं रहेगा और -2 का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ -2 और -1, तो -2 का स्क्वायर 4 यानी -4 +2 -1, तो -4 -5 +2 यानी -3, तो y का वैल्यू मैंने क्या लिखा था यहां पर, -3 लिख दिया था, ठीक है। 0 डाल दें, तो जब आप x बराबर 0 डालेंगे तो आपको फटाफट आंसर क्या मिल जाएगा, वो तो देख के ही पता चल जाएगा कि y का वैल्यू -1, ठीक है। अब आपको -1/2 भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आपका -1/2 इसके बीच में आता है, तो आप -1/2 डालें, यानी x का वैल्यू -1/2 ले लें। x का वैल्यू -1/2 लेंगे तो आपको मिलेगा -1/2 का होल स्क्वायर, वो भी नेगेटिव साइन के साथ है, माइनस ऑफ -1/2 और -1, तो ये कितना आ गया आपका, माइनस का 1/4 प्लस का 1/2 और -1, तो ये बन गया आपका 1/4 -1, ये आ गया आपका माइनस का 3/4, ठीक है। अब आपके पास 3 मान आए हैं, देख लो ध्यान से, ये आया और एक आपका मान कौन सा आया, y बराबर -3 वाला ये आया। अब आप मुझे बताएं, क्योंकि a ऋणात्मक था, तो इस वक्र ने अपने आप को ऐसे बनाया होगा, तो सबसे अधिकतम मान तो शीर्ष पे ही आया होगा, और आप देख सकते हैं -1 -3 और -3/4 में सबसे अधिकतम मान किस पर आ रहा है, -3/4 पर, और -3/4 पर हमने क्लोज मार दिया। अब हमें बात करनी है न्यूनतम मान की। न्यूनतम मान कौन देगा, -3 देगा या -1 देगा, तो निश्चित तौर पर -3 ही न्यूनतम मान होगा। -3 जो न्यूनतम मान है वो कितने पर आ रहा है, -2 पर आ रहा है, और -2 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो अपन क्या बोलेंगे, -3 से लेकर और -3/4 मेरा रेंज होगा, ठीक है। अब अगले सवाल पर चले। हम बेसिकली जब रेंज निकालते हैं तो हम रेस्ट्रिक्शंस देखते हैं। देखें, अब ये आया सवाल आपका y = x² + 1, a पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर की ओर खुल रहा है, निश्चित बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब बात क्या करना है, इसका शीर्ष निकालते हैं। इसका शीर्ष है -b/2a, शीर्ष तो हर बार क्या आएगा, x निर्देशांक -b/2 है, पर अब तो b 0 था, तो इसका मतलब इसका जो शीर्ष आ रहा है वो x बराबर 0 पर आ रहा है। और क्या 0 इसमें है, तो आप बोलोगे सर 0 बाउंड्री पर है, तो 0 बाउंड्री पर है तो 0 डालना तो उसमें वैसे भी पड़ रहा था बाउंड्री की वजह से, तो आप क्या कर रहे हैं, -4 डालेंगे। सबसे पहले x बराबर -4 डाल दें, -4 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये y बराबर 17, x बराबर 0 डाल दें, 0 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 1, तो आप क्या बोलेंगे कि रेंज कहां से कहां तक है, अब 0 आप ले नहीं सकते, इसलिए 1 पर ओपन और 17 पर क्लोज, आपका रेंज आ गया y बिलोंग्स टू 1 से 17, ठीक है। अगला सवाल x² + 1, अब वापस से वही, इसका a पॉजिटिव था, -b/2a निकालोगे तो -b/2a कितना आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। क्या 0 इसमें है, क्या नहीं है, तो हम फटाफट क्या करते हैं, पर -4 डाल देते हैं। -4 डालेंगे तो y बराबर 17 आ गया, और जब आप x बराबर -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, यानी y बराबर 2 आ गया। तो अब आपको रेंज क्या लिखना है, बड़े से छोटे से बड़े की तरफ, आपका y बिलोंग्स टू जो रेंज आ गया वो कितना आ गया बेटा, 2 से 17 आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी द्विघात की
परिसर को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे x का मान पूरा वास्तविक दे रखा हो। वो तो आसान प्रश्न है, उसका आंसर या तो -d/4 से अनंत आएगा या माइनस अनंत से -d/4 आएगा, a धनात्मक और a ऋणात्मक के सापेक्ष। ठीक है, यदि आपका x का मान रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो मैं आपको बहुत आसानी से समझा सकता हूं कि क्या होता है। यदि x के मान को छोटा कर दिया गया, किसी अंतराल में उसको बाउंड कर दिया गया, तो हम ये देखते हैं कि शीर्ष उस अंतराल में आता है या नहीं। आता है तो शीर्ष के मान को लेना है, या तो वो अधिकतम मान देगा, कब? जब a नेगेटिव हो। a नेगेटिव होगा तो शीर्ष आपका अधिकतम मान देगा, या वो सबसे न्यूनतम मान देगा जब a आपका पॉजिटिव हो। ठीक है, अगर शीर्ष नहीं आता है तो उन मानों को डाल दो और उन मानों के हिसाब से देख लो। अगर शीर्ष आ भी रहा है तब भी उन मानों को तो डालना पड़ेगा। तो अगर शीर्ष आ गया तो x के 3 मान डाल करके y के 3 मान निकालने पड़ते हैं, और अगर शीर्ष नहीं आया तो x के 2 मान डाल करके y के 2 मान निकालने पड़ते हैं a और b के हिसाब से। तो हम परिसर आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी द्विघात व्यंजक का। ठीक है।